हमारी जो लास्ट क्लास थी, जो कि गालिबन मंडे को थी, तो उसमें हमने जो है वो फोर्सेस का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हमने अब थ्रस्ट और विस्कस ड्रैग की जो वर्कशीट है वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था टर्निंग इफेक्ट का, यानी कि मूवमेंट्स हमने पढ़े थे। उसमें हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, उसको स्टडी किया। और फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ा था। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ बैलेंस होती है तो फिर उस चीज का जो क्या कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। तो ये हमारी लास्ट टाइम जो है बात हो गई थी। अब जो है आज हम एक नया टॉपिक, नए से मुराद इसी में टर्निंग इफेक्ट में एक नई चीज पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट जो क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है दो फोर्सेस। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कपल ऑफ फोर्सेस मींस टू फोर्सेस दैट आर नंबर वन इक्वल, नंबर टू ऑपोजिट, एंड नंबर थ्री नॉन कोलिनियर, या जिसको आप पैरेलल भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी दो फोर्सेस जो कि इक्वल हों, ऑपोजिट हों और नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल हो, पैरेलल मींस कि एक लाइन पर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखें ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्सेस का नाम है एफ। ठीक है, अब बिल्कुल इसी की तरह की एक और फोर्स भी है, उसका नाम भी एफ है। आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल होने के साथ साथ ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट होने के साथ ये नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पे नहीं है बल्कि ये आपस में पैरेलल है, साइड बाय साइड। और दो फोर्सेस क्राइटेरिया पे पूरा होते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर हो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो और दोनों आपस में पैरेलल हो, नॉन कोलिनियर। तो फिर ऐसी फोर्सेस के पेयर को हम कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फर्स्ट करें एक फोर्स ये है आपके पास, दूसरी फोर्स ये है आपके पास। ठीक है, अभी दोनों फोर्सेस भी आपको नजर आ रहा है, दोनों की वैल्यू एफ के बराबर है, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों ऑपोजिट भी हैं और दोनों जो है एक दूसरे के जो है वो इक्वल भी हैं, और पैरेलल भी हैं, एक लाइन पे नहीं। तो ये क्या है? ये कपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक फोर्स यूं लग रही है नीचे, ये फोर्स एफ है, दूसरी फोर्स से लग रही है ऊपर, ये फोर्स टू एफ है। तो इन दोनों फोर्सेस में क्या इशू है? ये दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हैं, ऑपोजिट तो हैं, लेकिन इक्वल नहीं। ये एक फोर्स एफ है, दूसरी फोर्स टू एफ है, तो ये कपल नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है एफ और ये दूसरी फोर्स है, और ये फोर्स भी क्या है एफ, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस जो है नॉन लीनियर है, नॉन कोलिनियर है, पैरेलल है, लेकिन प्रॉब्लम है कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट नहीं है। तो कपल ऑफ फोर्सेस होने के लिए तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। तीनों दोनों फोर्सेस का इक्वल भी होना जरूरी है, दोनों फोर्सेस का ऑपोजिट होना भी जरूरी है, और दोनों फोर्सेस का नॉन कोलिनियर होना भी जरूरी है, यानी कि आपस में पैरेलल होना भी जरूरी है। तो फिर ऐसी सूरत में जो है फोर्सेस क्या कहलाती हैं? इस सूरत में फोर्सेस जो है वो कपल ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है। उसके बाद जो अगली चीज हम पढ़ने जाएंगे वो है टॉर्क। इसको पूरा कहते हैं टॉर्क ऑफ अ कपल, कहते हैं पूरा इसको। ठीक है,
इसे हम टॉर्क कहते हैं या फिर इसको हम टॉर्क कहते हैं या फिर इसको हम टॉर्क ऑफ अ कपल कहते हैं। देखिए टॉर्क जो है ना वो भी टर्निंग इफेक्ट ही है। अगर आप लास्ट लेक्चर देखें अपना, जो कि आपका लास्ट लेक्चर 25 को था, तो आपने जो है वो कल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। जब आपने मोमेंट के बारे में पढ़ा था तो देखिए मोमेंट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, मोमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। और अभी देखें जो मैंने अभी लिखा है, मैंने जो अभी लिखा है, मैंने क्या लिखा है, टॉर्क ऑफ अ कपल। आसान जबान में इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिंगल फोर्स किसी चीज को रोटेट कराती है तो उसको मोमेंट कहते हैं, और अगर एक कपल ऑफ फोर्सेस किसी को टर्न करता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम टॉर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं यूं करके, फोर्स है, एक फोर्स हम इस पर यूं लगाते हैं नीचे की तरफ, एक फोर्स यूं लगाते हैं नीचे की तरफ, और ये जो फोर्स है इसका नाम भी है F है। देखिए ये दोनों फोर्सेज जो हैं इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं और पैरेलल भी हैं, नॉन लीनियर, नॉन कोलिनियर, लिहाजा ये कपल प्रोड्यूस कर रही हैं। और थोड़ा सा इमेजिन करें इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट नहीं करेगा, लाइक दिस। तो इससे जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रोटेशन को हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क बेसिकली क्या चीज है, टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है। और टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट है किसका, वो टर्निंग इफेक्ट है कपल ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, यानी कि अगर एक सिंगल फोर्स जो है, अगर एक सिंगल फोर्स किसी चीज को रोटेट कराए तो उसका मोमेंट कहते हैं, लेकिन अगर एक कपल ऑफ फोर्सेस किसी चीज को रोटेट कराए तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है ऑफ अ कपल ऑफ फोर्सेस का। अगर आपको जो है टॉर्क मालूम करना होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला भी वही है जो कि मोमेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय डी। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी वही है, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय डी, लेकिन यहाँ पर F का और D का मतलब डिफरेंट है। जब आप मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकालते हैं तो वहाँ एक फोर्स होती है, और D जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन फोर्स एंड पिवट। यहाँ पर जो F होगा उसमें दोनों में से कोई एक फोर्स होगा, और D का मतलब क्या होगा, D का मतलब होगा दोनों फोर्सेस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि आप इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नापेंगे, इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका डी कहलाएगा। तो यहाँ पर एफ का मतलब है एनी फोर्स, और डी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जो है डी कहलाएगा यहाँ पर, और जो दोनों में से कोई भी एक फोर्स है एफ, वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, फोर्स कहलाएगी, एफ कहलाएगी। तो इसकी ऐसा यूनिट भी वही बनेगी जो कि मोमेंट की बनती है, यानी कि न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की ऐसा यूनिट भी वही बनेगी जो कि मोमेंट की ऐसा यूनिट बनती है, यानी कि न्यूटन मीटर। और ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको भी आप मूवमेंट के साथ इक्वेट कर सकते हो। मतलब अगर कोई चीज बैलेंस है तो उस पर जितना टॉर्क लग रहा होगा उतना मूवमेंट लग रहा होगा। ठीक है, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप टॉर्क को कैलकुलेट करते हो, और टॉर्क जो है बेसिकली वो मूवमेंट की तरह की एक चीज है, पर फर्क ये है कि मूवमेंट जो होता है वो एक फोर्स के जरिए प्रोड्यूस होता है, जबकि टॉर्क जो है वो एक कपल के जरिए प्रोड्यूस होता है, जबकि टॉर्क जो है वो कपल के जरिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। यानी अगर आप एक सिंगल फोर्स के जरिए किसी चीज को रोटेट करोगे तो मूवमेंट कहलाएगा, अगर आप एक कपल ऑफ फोर्सेस के जरिए किसी चीज को रोटेट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो आपका फिर वो टॉर्क कहलाएगा। हम
एक काम करते हैं, इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं हम लोग। ये लेना आप, ये आ गई वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 20 है, पेज नंबर 17 की बुक हो गया। ठीक है, तो ये वर्कशीट नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपके वर्कशीट का पेज नंबर जो है ये 17 है। पहला सवाल है, बाइसिकल पैडल इज कनेक्टेड टू अ पिवट बाय अ मेटल बार। द फोर्स ऑन द पैडल इज 16 न्यूटन डाउनवर्ड्स, सो व्हाट इज द मोमेंट। में ये फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है फोर्स, फोर्स इज 16 न्यूटन। इस फोर्स का पिवट से जो डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है आपके पास, 16, 20 एंड 12। तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका जवाब है नहीं। 12 सेंटीमीटर फोर्स के परपेंडिकुलर है, उसका जवाब है नहीं, बल्कि 12 सेंटीमीटर जो फोर्स के पैरेलल है। तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो है, बता देना बस कर। तो फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 16 सेंटीमीटर से, तो आपका मूवमेंट आ जाएगा। देखिए आपके सारे आंसर न्यूटन मीटर में दिए हैं, मतलब है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो जाएगा 0.16 मीटर। तो आपका मोमेंट कितना बनेगा, आपका मोमेंट बनेगा 16 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर, तो जाएगा कितना, 9 पॉइंट, ये 0.16 है। देखो कितना आ रहा है यार, 9.6 आ रहा होगा मेरे, ये आ रहा है 9.6 ही आ रहा है। ठीक, तो मोमेंट हो जाएगा 9.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा गौर से, पहले देख लें सवाल में क्या गया था, उसका डायग्राम देखिए। हाँ भाई, सवाल को देखा आप लोगों ने, कह रहा है रिजिड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r has its center at x. A number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. All the forces are in the plane of the disk. Which arrangement of forces provide the moment of magnitude 2Fr? देखिए यहाँ पर अगर आप D से स्टार्ट करें, ये जो F है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला F इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, दोनों किसी को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो F है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है R, उसका मूवमेंट कितना होगा F इंटू R। आंसर में आपको क्या चाहिए, 2Fr। यहाँ पर इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, किसी को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, लेकिन इसका डिस्टेंस R है, इसका मूवमेंट बनेगा F इंटू R। यहाँ पर कपल बन रहा है, जब कपल बनता है तो हम टॉर्क मालूम करते हैं। टॉर्क कैसे आएगा, टॉर्क कैसे आएगा कि आप लेंगे फोर्स, और फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेंगे, ये हो गया R, ये हो गया R, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R।
तो ये गया 2Fr। तो यहाँ पे जो 2Fr का मोमेंट या 2Fr का जो कपल आपको जो आपको टॉर्क मिलेगा वो ऑप्शन ए में मिलेगा। लिहाजा आपका आंसर क्या हो गया भाई? आपका आंसर ए हो। इन चारों से में से किस डायग्राम में कपल बन रहा है? इन चारों में से किस डायग्राम में कपल बन रहा है ये बता। डी में बन रहा है। हाँ भाई, इस डायग्राम में से किस डायग्राम में कपल बन रहा है? देखिए ए में जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। बी में दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में। सी में दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, क्या वो ऑपोजिट नहीं। डी में दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो डी में जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल भी हैं और ऑपोजिट, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। In a machine, many couples act on a rotating object as shown. What is the resultant torque acting on the rotating object? ये बताएंगे यहाँ पे टोटल कपल कितने लग रहे हैं ये बताएं। हमें बताया यहाँ पे टोटल कपल लग कितने रहे हैं? कोई माइक तो अनम्यूट करके बोलो यार। 4 लग रहे हैं सर। 4 4 4 कपल लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहला कपल जो है वो ये है 50 का। तो इसका जो टॉर्क होगा वो होगा 50 मल्टीप्लाई बाय इस 50 और 50 में डिस्टेंस कितना है टोटल? ये रेडियस है 4, ये भी 4 होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.08। ये 0.08 समझ में आया क्या हुआ? इस कपल के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस डायमीटर ऑफ सर्किल के बराबर है ना। इस सर्किल का रेडियस 4 है, तो डायमीटर ऑफ सर्किल जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और उसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया तो 0.08 मीटर आ गया। इस कपल के ऐसे देखें तो व्हील ऐसे घूमेगा इनके एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी आंसर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये आंसर पता नहीं कितना है, आंसर 4 है शायद, 4 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। उसका जो अगला कपल देखें आप, 50-50 के बाद जो अगला कपल है वो 30 और 30 का है। अगला कपल जो है 30 और 30 का, उन दोनों में जो डिस्टेंस टोटल ये है 6.5 का डबल। ये 30 मल्टीप्लाई बाय 6.5 का डबल कितना होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और ये दोनों को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जनाब आपका 3.9 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तीसरा कपल जो है वो 16 और 16 का है। 16 और 16 के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखें 16 वाला जो रेडियस है वो 10 है, 10 का डबल कितना होता है? 20। इसका मूल बनेगा 16 इंटू 20 और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 8 किया तो हो जाएगा 16 टू ज़ा 32, हो जाएगा आपका 3.2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और 16 और 16 कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। आखिर में आपके पास बचता है 16 एंड 16। 16 और 16 के बीच में जो आपका वो है 16 16 हो गया वो है 25 एंड 25। 25 24 बीच में जो डिस्टेंस है बड़े वाले सर्किल का डायमीटर है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस है 12, डायमीटर कितना होगा? 24। और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 24/100, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर
और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आपके 3 मूवमेंट्स जो है वो क्लॉकवाइज हैं, आपके 3 मूवमेंट्स जो हैं क्लॉकवाइज हैं और एक मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है और एक आपका क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कितने हो गए आपके? एंटी क्लॉकवाइज आपके हो गए 4, 3.9, 3.2 एंड 6.0। इसमें से जो है ये 3.9 जो है माइनस होगा, बाकी सारे प्लस होंगे। उसका आंसर बताओ भाई कितना बना दीजिए, शाबाश। 9.3। सर आपने ये किया क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? पच्चीस। सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये कैसे डिटरमाइन होगा कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम देख कर होगा ना। देखो अगर ये एक सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल पे एक फोर्स यूं लग रही है ऐसे, और एक फोर्स ऐसे लग रही है सर्किल पे, तो इस सर्किल को कैसे घुमाएंगे? दोनों फोर्सेस ऐसे घुमाएंगे ना, और ऐसे घुमाएंगे तो कौन सा मूवमेंट हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन अगर एक सर्किल है, उस पर एक फोर्स यूं लग रही है नीचे की तरफ और एक फोर्स यूं लग रही है ऊपर की तरफ, इस सर्किल को कैसे घुमाएंगे? ऐसा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक फोर्स इस तरह लग रही है सर्किल पे, एक फोर्स इस तरह से लग रही है, तो सर्किल को कैसा घुमाना चाह रहे हैं? ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं। तो इसको आपको कोई लंबे चौड़े बेसिस पे बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट घूम कहाँ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा। सर इसमें से 3.9 माइनस क्यों होगा? 3.9 माइनस, हाँ 3.9 इसलिए माइनस होगा क्योंकि 3.9 अकेला क्लॉकवाइज है, बाकी तीनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को जमा किया और क्लॉकवाइज को उसमें से माइनस कर दिया, नेट मूवमेंट मालूम कर दिया। चलिए सवाल नंबर 5 पढ़े सब लोग और से उसका जवाब देने की कोशिश करें, शाबाश। सवाल नंबर 5 पढ़े उसका आंसर देने की कोशिश करें तब हम लोग। अगर कोई आंसर समझ में आया? देखिए ये तो एक अंधे आदमी को भी नजर आ रहा है कि ये 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो है कपल बन रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, ये जो रॉड की लेंथ दी हुई है आपको 0.3 मीटर्स, ये 0.3 मीटर जो है फोर्सेस के परपेंडिकुलर नहीं। तो फोर्सेस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ये आप राइट एंगल ट्रायंगल से मालूम कर लो। ये 0.3 मीटर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर आपको चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा के, तो परपेंडिकुलर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 0.3 और थीटा यहाँ पर है साइन 50। तो जरा बताओ कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 का आंसर क्या आ रहा है? 0.22। 0.22 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। टॉर्क मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों में से किसी भी एक फोर्स को लोगे आप, दोनों में से कोई एक फोर्स है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 तो जाएगा 0.44 न्यूटन मीटर।
ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 0.22 सही लिखा है तो 0.22 के बाद क्या आ रहा है? सर 0.229 है। जी हाँ यूज कर दी ना जाहिल वाली बात। 0.229 है तो 3 हुआ ना फिर। जब आप 0.3 लेंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर ही हो जाएगा 0.46। आंसर हो जाएगा 0.46। ठीक है भाई। सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 ट्राई करें जरा आप लोग, शाबाश जल्दी से सब लोग। अभी क्या सवाल जवाब आया? कुछ समझ में आया? एफ का आंसर आया समझ में कुछ? अब नहीं आया किसी से आंसर इसका? देखिए पहली बात तो ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है ये, ठीक है। तो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म का लफ्ज है, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके सेंटर में होता है, यानी कि उसका सारा वेट बिल्कुल सेंटर में लग रहा होता है। तो 10 न्यूटन अगर इसका वेट है तो ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो एक्स वाई का हाफ होगी। फोर्स एफ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे करेंगे? इसका एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा फोर्स एफ का, ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और एक कॉम्पोनेंट ये बन जाएगा फोर्स एफ का, और ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। उसमें से एफ कॉस 30 तो पिवट से गुजर रहा है, तो एफ कॉस 30 कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मोमेंट प्रोड्यूस करेगा एफ साइन 30।
और f sin 30 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट से वो xy के बराबर है। तो f sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय xy, ये आपका है क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। f sin 30 मल्टीप्लाई बाय xy, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका इस फोर्स की वजह से होगा। ये कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय xy बाय 2, xy कैंसिल, तो f इंटू 0.5 साइन 30 0.45 होता है, बराबर होगा 5, या फिर f बराबर हो जाएगा किसके, f बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो f का आंसर आएगा 10। ठीक है भाई, तो f जो यहाँ पे 10 न्यूटन के बराबर हो। सर कैलकुलेशन समझ ही नहीं आई। कैलकुलेशन समझ नहीं आई, दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है भाई यहाँ पर, यहाँ पर जो है ना, ये वेट लगा है बिल्कुल सेंटर में, ये वेट, ये पिवट है, ठीक है। अब इस वेट की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा इस डायरेक्शन में, होगा नहीं होगा, जी होगा। बोलो। बस एक्स टू वाई जो लेंथ है फर्स्ट करो वो है एल, ठीक है। हमने फर्स्ट कर लिया एक्स से लेके वाई तक लेंथ कितनी है एल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, हाफ एल होगी, जी होगी नहीं होगी, केस जी होगी। वेट तो सेंटर में हो रहा है, तो वेट बिल्कुल जी जी सेंटर में होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा, 10 क्लॉकवाइज इंटू एल बाई 2 हो गया। जी फोर्स एफ का मामला ये है कि ना ये वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाते सही। हैं। एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये जो कंपोनेंट बनेगा ये कितना बनेगा, एफ साइन थीटा बनेगा, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कंपोनेंट इसका ये बनेगा भाई, और ये कंपोनेंट इसका कितना बनेगा, एफ कॉस 30, ठीक है। एफ कॉस 30 को देखना पिवट से गुजर रहा है, जब कोई फोर्स पिवट से गुजरती है ना तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट के लिए जरूरी है कि फोर्स जो है ना पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए, तो जो फोर्स पिवट से गुजर रही होती है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, तो मूवमेंट किसका होगा, एफ साइन 30, और एफ साइन 30 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट वो ये है, और वो कितना है, लेंथ के बराबर। सही। और इसके ऐसे जो इसके ऐसे रॉड घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना यूं, ये क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, जी ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी रॉड इसके ऐसे, तो आपको जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, आपको जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपको जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हो जाएगा एफ साइन 30 मल्टीप्लाई बाय एल, डिस्टेंस पूरी लेंथ के बराबर है। अब चूंकि ये बैलेंस्ड है, इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसको आपने बैलेंस रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, सही। यही होगा ना। तो ठीक आपका है एंटी समझ गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका है एफ इंटू साइन 30 डिग्री इंटू एल, और ये बराबर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय 2 के, 2 1 जा 2 5 जा एल से एल कैंसिल, साइन 30 होता है 0.5, एफ इंटू 0.5 बराबर होगा 5 के, और 5.5 वहां जाके डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 10, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, इसलिए सी आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a man holds a 100 न्यूटन लोड stationary in his hand. The combined weight of the forearm and hand is 20 Newton. The forearm is held horizontal as shown. So what is the vertical force needed in the bicep? देखिए ये आपका पिवट है, पिवट हो गया। अब एक फोर्स ये लग रही है ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स एफ ऊपर की तरफ लग रही है और ये पिवट है, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, और इस फोर्स का जो डिस्टेंस है पिवट से वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ये फोर्स है 20, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है पिवट को क्लॉकवाइज, इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है 10। न्यूटन जो ये भी कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है इसको क्लॉकवाइज, और उसका डिस्टेंस कितना पिवट से 32। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर होगा अगर ये बैलेंस है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा F इंटू 4 सेंटीमीटर, और ये बराबर होगा 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के सम के। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपका 20 इंटू 10, दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका है 100 इंटू 32, हो जाएगा F इंटू 4 इज इक्वल टू 200 प्लस 3200। तो F इंटू 4 बराबर हो जाएगा 3400 के, या फिर F बराबर हो जाएगा 3400 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 850। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा 850, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखने में कैलकुलेशन समझ में आ गई सबकी, अच्छी तरह गौर से देख लें, सबके समझ में आ गई कैलकुलेशन। सर डिवाइड बाय 4 क्यों किया ये बता दें। ये F मालूम करना था ना, F इंटू 4 था ना, तो 4 को वहां ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा तो फिर आपके पास F बचेगा ना। सही है। सवाल नंबर 8, चलिए सवाल नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर ट्राई करने को, शाबाश। हमें क्या जवाब आया? सर
अगर कुछ जवाब समझ में आया किसी के? देखिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे, यहाँ पर आप जो है ना इन मासेस के वेट्स निकालें पहले। तो सेंटर ऑफ बीम है जिसका मास 1.4 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें, उसका वेट आएगा। जरा ये बताओ कितना आ रहा है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8? यार है 13.72। ठीक है, फिर 6 किलोग्राम को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें, आ रहा है 58.8 न्यूटन। और 3.0 को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें, यार आपका आ रहा है 29.4 न्यूटन। अभी कह रहे हैं कि आपके पास ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द बीम इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रेविटी, यानी ये नहीं है। तो उसमें होगा कि आप इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर नहीं है, इसमें जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर नहीं आए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका आंसर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आंसर। अब कैसे देखें, ये जो वेट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये जो वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये जो वेट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है पहले वो निकाल लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट आपका होगा ये वेट 58.8 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस पे वेट से कितना है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये कितना बना भाई 58.8 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये हो जाएगा 8.82 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है, पहले एंटी क्लॉकवाइज ये, पहले एंटी क्लॉकवाइज ये है, इसकी वजह से 29.4 मल्टीप्लाई बाय 29.4 वेट का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो इसका मोमेंट कितना बनेगा, इसका मोमेंट बनेगा 10.29 न्यूटन मीटर। वेट का डिस्टेंस अगर आप निकालें ना यहाँ से, तो देखें यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 0.2 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो होगा 0.3 मीटर। तो मुझे किस तरह पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला कि इस रॉड की टोटल लंबाई 0.6 मीटर है। रॉड की बीम की टोटल लंबाई कितनी है 0.6 मीटर है, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये कि इसका वेट बिल्कुल सेंटर में लग रहा होगा, यानी 0.3 मीटर पे लग रहा होगा। ये पिवट है, पिवट से लेकर यहाँ तक जो होगा ये कितना बचा, ये बचा 0.1 मीटर। तो वेट का मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पिवट से कितना दूर है 0.1 मीटर दूर है। तो एक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा आपका 13.72 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जाएगा 1.37 न्यूटन मीटर हो जाएगा। हो गया, तो आपके दो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज आपका टोटल कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका टोटल हो जाएगा 10.29 प्लस 1.37, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल हो गया 11.66 न्यूटन। जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो कितना होगा, वो है 8.82 न्यूटन मीटर। उन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2.8 2.84 या 2.8 न्यूटन मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप 2.8 न्यूटन मीटर का और टॉर्क अप्लाई करें तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर फिर डी हो जाएगा 2.8 न्यूटन। सही है भाई। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्टूडेंट बैलेंसेस द 30 सेंटीमीटर रूल ऑन अ फलक्रम
सेट एट द 15 सेंटीमीटर मार्क। 15 सेंटीमीटर के मार्क पर आपने पिवट बनाया, ठीक है। She then places a 50 ग्राम मास एट 23 मार्क। 23 सेंटीमीटर के मार्क पे 50 ग्राम रखा, 11 के मार्क पे 20 ग्राम रखा, और एक मास इसने 7 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा, जो मास हमें नहीं पता। 7 सेंटीमीटर के मार्क पे कितना मास रखा है इसने ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए 15 से 23 कितना दूर होता है। 15 से 23 का जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, वो 8 बनता है। और 11 से 15 का डिस्टेंस कितना बनता है, 4 बनता है। और 7 से 15 का डिस्टेंस भी कितना बनता है, 8 ही बनता है। तो 50 ग्राम का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 8, ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज एक तो होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m मल्टीप्लाई बाय, ये आपका एंटी क्लॉक हो गया। तो चूंकि आपको बैलेंस करना है रॉड को, तो चूंकि आपको रॉड को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8m बराबर होना चाहिए 50 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 80 प्लस 8m बराबर हो जाएगा 50 इंटू 8, 400 हो जाएगा। तो 8m कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो m कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 40 ग्राम, बी आंसर हो जाएगा। तो बी इज आंसर 40 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मिनिमम टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर मस्ट बी अप्लाइड टू द लिड ऑफ अ jar for it to open. The radius of the lid is 4 centimeter. So what is the minimum force F that must act on each side of the lid in order to open? आसान जबान में कह रहा है कि भाई देखें आपके पास टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर का। तो जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। टॉर्क आपको दिया हुआ है 20 का, फोर्स मालूम करनी है, और दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, r प्लस r, यानी 4 प्लस 4। अब 4 प्लस 4 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर, जाएगा फोर्स इंटू 0.08 मीटर्स। फोर्स बराबर होगी 20 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 0.08 के, मेरे ख्याल से हो जाएगा 250 न्यूटन हो जाएगा शायद। देख लो ये आंसर आ रहा है, 250 आंसर आ रहा है। जी सर यही यार। ऑलराइट, तो भाई आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बना सी, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट खत्म हुई, टॉर्क और मूवमेंट का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह ताला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में।